यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर, और इसमें आपको विस्तार पूर्वक प्रत्येक एंगल से चालक, कुचालक और अर्धचालकों के बारे में बताया जाएगा। बेटा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक जरूर रहें, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको हमारे वीडियो में और किसी और के वीडियो में सही से अंतर समझ में आएगा कि वास्तव में कि जितेंद्र सर क्या पढ़ाते हैं। बच्चों, आज की वीडियो से आपका किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर यूपीपीसीएल का कोई भी एग्जामिनर सेट कर दे, हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि आज के हमारे टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित रूप से 100 में 100% जरूर फंसेगा जाके, इसको कोई नहीं काट सकता है। और मैं आप लोगों से वादा कर चुका हूं कि आपके किसी भी परीक्षा में हमारे प्रत्येक वीडियो से मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। और हमारा किसी भी दिन का कोई भी वीडियो ऐसा बाकी नहीं जाएगा कि जिसमें क्वेश्चन परीक्षा में फंसे ना। तो वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। अगर नए आप हैं हमारे चैनल पर तो बेटा समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले चालक पदार्थ, एक हेडिंग डालते हैं छोटी सी, चालक पदार्थ। आप लोगों ने पढ़ा तो बहुत होगा, परंतु आज के जैसा कभी नहीं। मैंने शुरू में ही चैलेंज किया था कि इस बार अंतिम बार बना देंगे और यूपीपीसीएल को फाइनल रूप से इसी बार कर देंगे। तो चालक पदार्थों के बारे में सुनिए बेटा। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु के बंध जो होते हैं कि जैसे अगर कोई भी पदार्थ है तो जिनके परमाणु के बंध हैं, जैसे इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो परमाणु का केंद्र जो होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो एक बंधन ऊर्जा के कारण, किसके बंधन ऊर्जा के कारण ये परस्पर, ये आपका नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं, ये नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाते हैं। और बंधन ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन हैं ये परमाणु के नाभिक से बंधे रहते हैं। बेटा 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नाम के व्यक्ति ने, रदरफोर्ड के नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था। सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी नाभिक के केंद्र में रहते हैं और केंद्र इसका धनात्मक होता है, जबकि इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं। तो बेटा इस कारण से इस परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इन्होंने 1911 ईस्वी में दिया था। अब चलते हैं आगे। तो जो बंधन ऊर्जा है कि बंधन ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधे रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आज का टॉपिक है चालक, तो चालकों में क्या पोजीशन होती है। तो बच्चा सुनिए कि जो चालक हैं कि जिन पदार्थों में परमाणु, जिन पदार्थों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य बंधन कमजोर होता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है।
की संख्या अधिक होती है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पदार्थों में धारा का चालन होता है। पहली तो डेफिनेशन आपकी बेटा ये हो गई। सेकंड पोजीशन में हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें प्रतिरोध न्यूनतम होता है तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो बेटा चालक पदार्थ जो होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और प्रतिरोध कम होता है और धारा का चालन आसानी से हो जाए, ऐसे पदार्थ चालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो चालक पदार्थ हैं, चालक पदार्थ के परमाणु में जब परमाणु के नाभिक और उनके इलेक्ट्रॉन के मध्य बंधन कमजोर होता है, जिस कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो जिस कारण से जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धारा का चालन करते हैं। ये दो डेफिनेशंस आपकी दी गई हैं। इस आधार पर नेक्स्ट पोजीशन इसकी देखते हैं कि यहाँ जो चालक पदार्थ होते हैं इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है। प्रतिरोधकता, चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है इसको हम रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये होती है 10⁻³ से 10⁻⁻6 ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर में होता है। बेटा जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों की जो चालकता होती है ये कितनी होती है। चालकता जो होती है, चालक पदार्थों की जो चालकता होती है 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक से 10⁻22 इलेक्ट्रॉन अगर किसी चालक में 10 या किसी चालक के परमाणु में जो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन्हें अच्छे चालक कहा जाता है। अच्छे चालक कहा जाता है। ऐसे चालक जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻22 के लगभग होती है उन्हें हम अच्छे चालक कहते हैं। और इन चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है 10⁻³ से 10⁻6 ओम मीटर के आसपास होती है। तो बेटा आगे चलते हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जब भी हम पढ़ाना चालू करते हैं तो आप लोगों से एक ही बात कहते हैं कि बेटा जब भी आप पढ़ो तो एक कलम और एक कॉपी अपने पास में रख लो और हमारे साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि जो आपको हमारे द्वारा बनाए हुए नोट्स मिलेगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो पॉइंट्स की संख्या बढ़ जाती है और बहुत सारे पॉइंट्स आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे नोट्स के जरिए। तो बेटा अपना नोट्स स्वयं बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा उचित रहेगा। आगे देखते हैं कि जो चालक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ जो होते हैं, तो चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 0, इसी को RTC के नाम से भी जाना जाता है। और इन चालक पदार्थों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये बेटा होता है पॉजिटिव, जिसको हम धनात्मक कह सकते हैं।
जो धनात्मक होता है, चालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। इसका मतलब है कि जब किसी चालक का टेम्परेचर मतलब ताप बढ़ाया जाएगा तो उस पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना, जो प्रतिरोध होगा वो भी बढ़ेगा। जब किसी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ऐसे पदार्थों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पर दो बातें आती हैं क्योंकि जो चालक पदार्थ होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक होते हैं शुद्ध और नंबर दो होते हैं मिश्रित। जो मिश्र धातुएं होती हैं ये मिश्रित के अंतर्गत आती हैं और जो शुद्ध होते हैं जैसे सोना, चांदी, कॉपर ये शुद्ध हैं और पीतल और स्टील जो है ये मिश्रित हो जाती हैं। तो जो शुद्ध धातुएं होती हैं इनका जो प्रतिरोध होता है ये ताप बढ़ने के साथ साथ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो शुद्ध धातुओं का जो प्रतिरोध होता है ये ताप बढ़ने के साथ साथ जो है रेगुलर, कैसा, नियमित बढ़ता है, नियमित बढ़ता है। जबकि जो मिश्र धातुएं होती हैं, मिश्र धातुओं का तापमान बढ़ाने पर जो प्रतिरोध है R ये बढ़ता तो है परंतु अनियमित रूप से बढ़ता है। तो यहां देखते हैं कि जो चालक पदार्थ होते हैं इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये धनात्मक होता है। अल्फा 0 जो है वो पॉजिटिव होता है। जब तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। शुद्ध धातुओं में तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान नियमित रूप से बढ़ता है, जबकि मिश्र धातुओं में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान अनियमित रूप से बढ़ता है। टॉपिक को नोट करते जाना बेटा। अब देखते हैं कि चालक पदार्थ जो होते हैं इनका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चालक पदार्थ जो होते हैं, हेडिंग डालेंगे चालक पदार्थों का उपयोग, चालकों का उपयोग, चालकों का उपयोग। चालकों का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं कि चालक तार, कामा केबलों के तार, कामा सिरोपरि शक्ति संचरण एवं वितरण चालक तथा GI तार बनाने में, कामा कुंडलन तार बनाने में किया जाता है, तार बनाने में उपयोगी है। तो बेटा जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। चालक तार बनाने में, केबलों के तार बनाने में, सिरोपरि शक्ति संचरण एवं वितरण चालक के तार बनाने में, GI तार बनाने में, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, अर्थिंग में करते हैं, ठीक है ना, अर्थिंग में करते हैं। इसके बाद जो कुंडलन के वायर होते हैं इनमें सभी में बनाने के लिए हम चालक पदार्थों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इसको बेटा नोट कर लीजिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बेटा आगे हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है चालक पदार्थों में ऊर्जा बैंड, चालक पदार्थों में ऊर्जा बैंड। चालक पदार्थों में ऊर्जा बैंड। तो एनर्जी बैंड जो है, एनर्जी बैंड के बारे में जानने से पहले आप जान लीजिए एनर्जी बैंड से पता चलता है कि कोई पदार्थ जो है वो चालक है या कुचालक है या वो अर्धचालक है। एनर्जी बैंड जब बनाते हैं तो संयोजी बैंड और कंडक्शन बैंड, मतलब जो संयोजी बैंड होता है और चालन बैंड जो होता है, या हम कह सकते हैं कि वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड, इनके बीच का संबंध देखा जाता है। इनके बीच जब जो चालक पदार्थ होंगे तो जब इनकी दोनों
चालन बैंड और संयोजी बैंड दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो उस अवस्था वह अवस्था प्रदर्शित करती है ये पदार्थ चालक है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो आपका जो ऊर्जा बैंड है, ऊर्जा बैंड का यहाँ एक चित्र बनाते हैं। तो ऊर्जा बैंड को प्रदर्शित करने के लिए कुछ इस प्रकार से बैंड आरेख बनाया जाता है और इस बैंड आरेख में क्या होता है कि आपका जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को ये ओवरलैप करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पर आपको कंडीशन दिखाई देगी। इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहा जाता है चालन बैंड, जो निचला हिस्सा होता है इसको कहा जाता है संयोजी बैंड। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा गया था, कई बार पूछा गया है कि जो संयोजी बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉनों की स्थिति क्या होती है या इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं कौन। तो इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होते हैं बेटा कौन से, संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन से खाली या रिक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन से रिक्त होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि इनके दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा अंतराल है, जो ये एनर्जी गैप जो है ये लगभग शून्य है क्योंकि दोनों के दोनों बैंड आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इससे पता चलता है कि ये पदार्थ जो है ये चालक पदार्थ है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बैंड दोनों के चालन बैंड और संयोजी बैंड के जो बैंड हैं ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के कारण संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये चालन बैंड में आसानी से गमन करेंगे या चले जाएंगे। तो बस इसी प्रकार से धारा का चालन सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोट करेंगे। यहाँ जो चालक पदार्थों का जो ऊर्जा बैंड है यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि जैसे ऊर्जा बैंड में चालन बैंड व संयोजी बैंड परस्पर किस स्थिति में होते हैं। तो जो ऊर्जा बैंड जो है किसका, चालकों के ऊर्जा बैंड में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड परस्पर ओवरलैप होते हैं। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो चालक पदार्थ हैं, चालक पदार्थों में ऊर्जा बैंड जो होता है, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड परस्पर कैसे होते हैं, ओवरलैप होते हैं। चालक पदार्थों के ऊर्जा बैंड में निचले स्तर पर संयोजी बैंड तथा ऊपरी स्तर पर चालन बैंड होता है। बेटा इन जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों में फर्मी ऊर्जा स्तर नहीं होता है। जो चालक पदार्थ होते हैं इनमें फर्मी ऊर्जा स्तर नहीं होता है, फर्मी लेवल नहीं होता है। चालक पदार्थ किन चालक पदार्थों के जो एग्जाम्पल हैं वो बेटा क्या हो जाएंगे, हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, हो जाएगा आपका कॉपर, हो जाएगा आपका सिल्वर, इसी को चांदी कहा जाता है, ये सिल्वर को चांदी कहा जाता है। इसी के बाद लिखेंगे AU मतलब ऑरम, ये होता है आपका सोना, ये होता है आपकी चांदी, और ये होता है आपका तांबा, और ये होता है आपका एल्युमिनियम। इसके बाद लिख सकते हैं कॉपर, सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सभी। और जैसे Fe ये इसको कहते हैं हम लोहा, फेरम होता है। तो ये सभी पदार्थ जो होते हैं ये चालक पदार्थ कहलाते हैं। इन सभी धातुओं के सामान्यतः चालक पदार्थ बनाए जाते हैं और तारों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जो ये चालक पदार्थ हैं इनका उपयोग हम तार बनाने में करते हैं।
तो बेटा जो लोहे का जो Fe तार है इसको Gi तार के उपयोग में सर्वाधिक लिया जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर कहते हैं, इसका उपयोग हम अर्थिंग के रूप में करते हैं। तो बेटा ये था आपका चालक से संबंधित पूर्ण विवरण। नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटी सी टेबल है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यहां से रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से फंसेगा। तो यहाँ एक पॉइंट आप लोगों को लिखना है बेटा कि जो चालक, कुचालक और अर्धचालक जो होते हैं, जो कुचालक, चालक और अर्धचालक जो होते हैं कि इनके अंतिम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, किन पदार्थों में या किस प्रकार के जो पदार्थ हैं, किन पदार्थों में की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन क्या होती है। आज जो मैं टेबल बनाऊंगा इस टेबल से आपको एक पूर्ण रूप से क्लियरिटी मिल जाएगी और आज के बाद ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि ये जो हमारे द्वारा बनाई हुई टेबल है आज तक किसी ने कभी नहीं बनाई है, क्योंकि सबके बारे में सोचा तो है परंतु दूर दूर एक साथ मिला करके सभी के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। तो बेटा हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट मिलेंगी और इन्हीं विषमता के कारण आप सभी लोगों में सबसे पहले यूपीपीसीएल TG2 में सिलेक्ट होंगे और टेक्निकल से संबंधित किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपके सबसे ज्यादा प्रश्न फंसेंगे जाके। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अंतिम कक्षा में संयोजी या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हेडिंग एक डाल लेंगे। अंतिम कक्षा में किसी पदार्थ की अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई अगर पदार्थ है तो उसकी अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा तो है परंतु प्रत्येक जगह अलग अलग पढ़ा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी टेबल बनाते हैं जिसके सहारे आपकी परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न निश्चित तौर पर फंसेंगे जाके। तो बेटा चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी आपने आज तक यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे उनमें से सभी में यहां देखते हैं कि एक छोटी सी गिनती लिखते हैं। वो गिनती जो आपके जीवन को बदल ही देगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक नोट करते हैं। तो इस हिसाब से अब इनको क्या करते हैं, एक संख्या ये और एक संख्या ये, एक संख्या ये और एक संख्या ये, जो ये 2 अंक हैं इन अंकों की बहुत बड़ी विशेषता है। और इसके अतिरिक्त जो ये अंक हैं इनकी भी अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। इसके अतिरिक्त कुछ और मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर जो अंक हैं ये, इनकी तो विशेषता अपने आप में महान है क्योंकि ये तो सभी से ही भिन्न है। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं। तो इससे आप पहचान पाएंगे कि जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनमें से किस आधार पर हम जो धातुएं हैं या पदार्थ हैं उनको हम पहचान सकते हैं। तो बेटा जिन पदार्थों में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होते हैं उनको हम अच्छे चालक कहते हैं। जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इनमें से कोई एक संख्या अगर प्राप्त होती है, कहां पर, जस्ट अंतिम कक्षा में,
जब अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं तो इनको अच्छे चालक कहा जाता है। और ऐसे ही जब अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं तो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त होते हैं तो इन पदार्थों को खराब चालक कहा जाता है। इसी प्रकार से जो ये आपकी बीच की जो संख्या है कि ऐसे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेटा इनको अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालकों में कुचालक और चालक पदार्थ दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब ये एक अंक आपको बचा लास्ट वाला। तो इस अंक में जब किसी पदार्थ के परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है तो ऐसे पदार्थ जो है वो बंधन ऊर्जा से बहुत मजबूती से, या हम कहेंगे कि बंधन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और इन पदार्थों को कुचालक कहा जाता है। इंसुलेटर होते हैं जिनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर होते हैं जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक होते हैं जिनकी अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 और इसके बाद 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बेटा इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ मैंने स्पेशल निशान लगाए हुए हैं। तो इनमें हम देखेंगे कि जो ये कौन से 3 और 5, जब संयोजकता 3 होगी तो इनको 3 और 5 संयोजकता वाले जो पदार्थ होंगे 4 को छोड़ देंगे क्योंकि 4 तो अर्धचालक है। 3 और 5 जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पदार्थों को अर्धधातुएं कहा जाता है। बेटा आपने पढ़ा तो बहुत होगा परंतु ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। यहां से जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानेंगे। यहां पर देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा यहां पर एक कम है तो यहां पर हम पूर्ति इसको हम 4 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त की आवश्यकता होगी। इसलिए इस धातु को हम किस धातु के नाम से जान सकते हैं, कौन सी धातु कह सकते हैं। जो यहाँ पर जो धातु बनेगी जाकर के ये होगी ग्राही या एक्सेप्टर, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करते हैं। ग्राही धातुएं होती हैं जिनकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये होती हैं कौन कौन सी। एक होती है एल्युमिनियम और एक होती है थैलियम। एल्युमिनियम होती है, थैलियम होती है, बोरान होती है, इंडियम होती है। एल्युमिनियम, थैलियम, बोरान, इंडियम ये सभी धातुएं। इसके अतिरिक्त गैलियम। ये धातुएं जो होती हैं ये 3 संयोजकता वाली धातुएं होती हैं और इनको अर्ध धातुएं कहा जाता है। अब 5 संयोजकता वाली धातुएं जो है वो कौन कौन सी है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है ना। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। एंटीमनी, बिस्मिथ ये सभी धातुएं जो हैं ये पंच संयोजी धातुएं हैं और इन धातुओं को दाता की धातुएं कहा जाता है और इन सभी धातुओं को ग्राही धातुएं कहा जाता है। मतलब इनको कहा जाता है एक्सेप्टर और इनको कहा जाता है डोनर। और इनको कहा जाता है एक्सेप्टर। तो इनको याद रखना। अच्छे चालकों के अंतर्गत आपके सोना, चांदी और तांबा आ जाएगा। सोना, चांदी, ठीक है ना, सोना, चांदी, तांबा आ जाएगा। इधर आपका Fe लोहा आ जाता है और यहाँ पर जो आपके अर्धचालक हैं इनमें बेटा जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन आते हैं। इनमें जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन आते हैं। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 32 होता है। इसका यदि हम प्रसार करेंगे तो होगा 2, 8,
18, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और इसके बाद जो सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में 14, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और इसकी भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका प्रसार करेंगे 2, 8 और 4, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। जो आपका कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है बेटा ये 6 होता है और इसका प्रसार करेंगे तो ये 2, 4, अंतिम कक्षा में। ऐसे पदार्थ जिसकी लास्ट जो सर्किल होती है, हम कहेंगे अंतिम कक्षा होती है, वो अंतिम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी तो उनको हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक मुख्य रूप से जो अर्धचालक जो होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है नेज अर्धचालक, नंबर 1 आपका होता है नेज अर्धचालक, जिनको हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, उसके बाद इनको विस्तार पूर्वक से अर्धचालकों को विस्तार पूर्वक से समझते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है कुचालक, चालक और अर्धचालक। मैं आपको चालकों के बारे में बता चुका हूं, अब मैं कुचालक के बारे में बताऊंगा, इसके बाद में आपको कुचालक के बारे में बताऊंगा। अर्धचालक जो चालक पदार्थ है इनको बता दिया गया है, अब अर्धचालक के बारे में बताऊंगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि यहां से हमेशा आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेडिंग डालेंगे अर्धचालक पदार्थ, हेडिंग डालेंगे अर्धचालक पदार्थ, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ लिखिए इसमें, ऐसे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में ऐसे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। ऐसे पदार्थ जो चालक तथा कुचालक दोनों का गुण रखते हैं, दोनों का गुण रखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो बेटा जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनमें चालकों और कुचालकों दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों के मध्यवर्ती ये पदार्थ होते हैं। तो बेटा इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनकी लिखेंगे प्रतिरोधकता। क्या लिखेंगे? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी लिखेंगे। इसको रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है 10 का घात 0 से और 10 का घात -3 10 का घात 0 या 10 का पावर 0 से 10 का पावर 3 ओम मीटर, या इसी को लिख सकते हैं हम 1 ओम मीटर से 1000 ओम मीटर। इसकी जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनकी प्रतिरोधकता ये होती है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है जिसको लिखेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है अल्फा 0। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है ये कैसा होता है? ये प्रतिरोध ताप गुणांक बेटा ये होता है ऋणात्मक,
निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक इनका जो RTC होता है ये नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि जब हम अर्धचालकों का टेम्परेचर, अर्धचालकों का तापमान बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध घट जाता है और इनमें जो धारा है I, इसका धारा का वैल्यू बढ़ जाता है या धारा प्रवाह, धारा चालन जो है वो होने लगता है। जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनका प्रतिरोध ताप गुणांक बेटा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है जब इन चालकों पर, जो अर्धचालक पदार्थ हैं, जब इन पदार्थों का तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध का मान घटने लगता है, जिससे इनमें धारा का चालन प्रारंभ हो जाता है। चलिए आगे नोट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल इसका मैं बता चुका हूं, एग्जाम्पल एक बार चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। जर्मेनियम की अंतिम कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8, 18, 4। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के नाते ये अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 14 और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 4 हो जाएगा। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और विन्यास होता है 2, 4। एक बात और याद रखना, किसी भी पदार्थ की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परंतु हाइड्रोजन को छोड़ करके, जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य जितने भी आवर्त सारणी में जो 118 तत्व दिए गए हैं, 118 तत्व में से 118 जो तत्व दिए गए हैं, 118 तत्व में से 117 तत्वों का प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को, ये एक कॉमन बात है, तो बेटा इनको याद रखना कि जो प्रथम कक्षा होती है, किसको, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो प्रथम कक्षा होती है किसी भी तत्व की, उसकी प्रथम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉमन यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन की पहली कक्षा अधूरी है। इसका परमाणु क्रमांक और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है अंतिम कक्षा और प्रथम कक्षा ही समान होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 1 होती है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, जबकि हीलियम आवर्त सारणी का दूसरा तत्व है और हम लोग लिथियम का उपयोग करते हैं। बेटा यहाँ देखते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका प्रथम तत्व है और हीलियम आपका सेकंड, दूसरा तत्व है, जबकि लिथियम आपका तीसरा तत्व है। और ये तीन के तीनों तत्व हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि हाइड्रोजन का उपयोग और हीलियम का उपयोग हम लोग जनरेटर वगैरह को कूलिंग करने के लिए करते हैं और इन्हीं दोनों का उपयोग सूर्य में भी किया जाता है। जबकि लिथियम से जो इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी बैटरियां बनाई जाती हैं। तो ये अपना याद रखना, पहला तत्व, दूसरा तत्व और तीसरा तत्व। तो यहाँ पर जो पहला तत्व है इसकी पहली कक्षा ही अधूरी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल इसमें 1 होती है। हाइड्रोजन के बेटा 3 समस्थानिक होते हैं, इनमें पहले का नाम होता है प्रोटियम, पहले का नाम होता है प्रोटियम 1H1, दूसरे का नाम होता है ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं 1H2, इसी को हम D2O, इसी के द्वारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड के द्वारा ही भारी जल का निर्माण, इसी को बेटा गुरु जल भी कहा जाता है। ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में बनाया जाता है। रंग इसका जो है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरे रंग का होता है और इसी का उपयोग हम कूलेंट के लिए करते हैं। जो D2O है भारी जल होता है, इसी का उपयोग हम कूलेंट के लिए करते हैं। जो हाइड्रोजन होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा इसका परमाणु क्रमांक जो तीसरा इसका जो तत्व होता है वो होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम जो हाइड्रोजन होते हैं इनके 3 समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। इनका उपयोग सबसे ज्यादा ये सूर्य में होते हैं, कौन से, 1 और 3, जबकि 2 जो होता है इसका उपयोग D2O में किया जाता है। चलिए बेटा अगली हेडिंग डालते हैं। जो अर्धचालक पदार्थ हैं, अर्धचालक पदार्थों का कौन सा, परमाणु, अर्धचालक पदार्थों का फर्मी ऊर्जा स्तर।
अर्धचालक पदार्थों का फर्मी ऊर्जा स्तर। इसको बनाएंगे चालन बैंड और संयोजी बैंड बनाएंगे। बेटा यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों में चैनल को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो बेटा जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहा जाता है चालन बैंड, नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है संयोजी बैंड और इसी को कहा जाता है दाता बैंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का हमेशा दान करता है ऊपर के लिए। और इसको कहा जाता है बेटा ग्राही बैंड, इसी को ग्राही या एक्सेप्टर, ठीक है ना, एक्सेप्टर बैंड, और इसको बेटा डोनर बैंड भी कहा जाता है। तो याद रखना ये बातें। और जो आपका दाता बैंड होता है ये संयोजी बैंड होता है, ये इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, भरा होता है, जबकि जो चालन बैंड होता है ये इलेक्ट्रॉन से रिक्त होता है। जबकि यहाँ पर अधिकता होती है, जो आपका चालन बैंड है, चालन बैंड में अधिकता होती है किसकी, होल्स की, ठीक है, होल्स की। और होल्स कैसे होते हैं बेटा, होल्स पॉजिटिव होते हैं। होल्स को अन्य किस नाम से जानते हैं, होल्स को कोटर, बीवर, छिद्र, रिक्त, इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। जो होल्स होते हैं ये धनात्मक होते हैं, इनको कोटर, बीवर, छिद्र या रिक्त के नाम से जानते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनों को केवल इकलौते नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब जो अर्धचालक होंगे तो अर्धचालकों का जो एनर्जी गैप होगा Eg, ये लगभग इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। जबकि जो जर्मेनियम तत्व होता है, जर्मेनियम का जो Eg होता है तो बेटा ये होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जो सिलिकॉन होता है इसका एनर्जी गैप जो होता है ये लगभग 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ये कभी कभी आपको 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। तो ये अपना नोट कर लेना, जो कि परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आपकी परीक्षा में विजय हासिल करवाएंगे। बेटा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब लिखेंगे कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, अर्धचालक पदार्थों का हम यूज कहाँ करते हैं। कॉपी कलम ले करके इनको सबको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए बेटा। तो जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, अर्धचालक पदार्थों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो यहाँ पर यूज हेडिंग डालेंगे, उपयोग। तो बेटा अर्धचालकों का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अर्धचालक अगर नहीं होता तो आज हम जो 14 जुलाई को जो अंतरिक्ष में किस पर, मून मिशन, जो मून मिशन है यहाँ पर चंद्रयान 3 सैटेलाइट सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र उड़ीसा चांदीपुर की रेंज से इसको छोड़ा जाएगा। और ये महान कार्य, जो बड़े बड़े कार्य जो किए जा रहे हैं, ये सभी इस छोटे से पदार्थ का ही कमाल है। तो बेटा जब अर्धचालकों के बारे में जानेंगे तो आपको नई तकनीकी की खोज के बारे में पता चलेगा। याद रखना 14 जुलाई को चंद्रयान 3 सेंड किया जा रहा है, और ये सेंड किया जाएगा आपका GSLV MK3, इस वाहन के द्वारा इसको अंतरिक्ष में सेंड किया जाएगा। इसका आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा चंद्रयान 3 से रिलेटेड।
यूज लिखेंगे तो इसमें यूज में आप लोग नोट करेंगे इसका उपयोग हम किस में करते हैं, जो मल्टीमीडिया जो होते हैं, जैसे लैपटॉप जो होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, या हम कह सकते हैं कि डिजिटल युक्तियों के कलपुर्जे, एक कॉमन भाषा में कह सकते हैं जो डिजिटल युक्तियां हैं इनके सबके कलपुर्जे अर्धचालक से बनाए जाते हैं। सोलर सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, सोलर बैटरी, सोलर पैनल, ये सभी डिवाइस हैं जो हैं वो बनाई जाती हैं सब अर्धचालकों से। ठीक है, यूज अपना नोट कर लेना। और अगली बात, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, कौन से शुद्ध, मैंने बोला जो अर्धचालक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक होता है कौन सा, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, और एक होता है कौन सा, मिश्रित या डोप्ड, या हम कहेंगे इसको, ये होता है आपका बेटा नेज अर्धचालक। इसी को इंट्रिंसिक अर्धचालक भी कहा जाता है। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं इन्हीं को नेज अर्धचालक, इंट्रिंसिक अर्धचालक भी कहा जाता है। ये स्वतंत्र अवस्था में मिट्टी में प्राप्त होते हैं और इनके जो एग्जाम्पल हैं बेटा ये हैं आपके जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। जबकि कुछ अर्धचालक जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक होते हैं, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक, इनको डोप्ड अर्धचालक भी कहा जाता है। जो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक हैं ये बेटा जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन, इनके साथ में कौन सी 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाली धातु मिलाई जाती है, जिससे क्या होता है कि जो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता बढ़ जाती है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक, और सेकंड जो होता है ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा इनका हम प्रॉपर वीडियो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में पढ़ाएंगे कि ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर कैसे बन जाते हैं और एन टाइप के सेमीकंडक्टर कैसे बन जाते हैं। बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कुचालक पदार्थ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कुचालक पदार्थ, इनको हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं, कुचालक पदार्थ या इंसुलेटर कह सकते हैं। कुचालक पदार्थ हेडिंग डालिए, हेडिंग डालेंगे कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थों को अचालक पदार्थ भी कहा जाता है। इंसुलेटर,
इंसुलेटिंग मटेरियल। चलिए नोट करेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य बंधन मजबूत होता है, जिस कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं। तो इनमें धारा का चालन नहीं हो पाता। नेक्स्ट पोजीशन में इसकी अगली डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध उच्च होता है, जिनका प्रतिरोध अति उच्च होता है, तथा इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल बेटा नोट करेंगे इनका। कुचालक पदार्थों में कांच, माइका, पीवीसी, कागज, कपड़ा, लकड़ी, रबर, ये सभी पदार्थ जो हैं ये आपके कुचालक पदार्थों को प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा इनको नोट करेंगे। लिखा है डेफिनेशन में, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य बंधन मजबूत होता है, जिस कारण से मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं। यहाँ पर जब बंधन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से मुक्त नहीं हो पाएंगे, कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और इनके मध्य में बंधन जो होगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। मजबूत होने के कारण इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी संख्या लगभग नगण्य होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो यहाँ पर धारा का चालन नहीं हो सकता है, क्योंकि धारा का चालन सदैव मुक्त इलेक्ट्रॉन के ही कारण होता है, और वो भी केवल कुचालकों में। जबकि तरल पदार्थों में धारा का चालन हमेशा आयन, धन आयन और ऋण आयन के कारण होता है। तो बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने बताई आपको, ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध अति उच्च होता है तथा इनमें जो है धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध अति उच्च होता है तथा इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। कांच, माइका, पीवीसी, कागज, कपड़ा, लकड़ी और रबर। बेटा जो आपका माइका है, माइका उत्पादन में जो इंडिया है, इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड फर्स्ट प्रथम स्थान है। और भारत में जो झारखंड है, झारखंड में माइका सबसे अधिक मात्रा में पैदा होता है, और सबसे अच्छा जो माइका होता है इसको रूबी माइका के नाम से जाना जाता है। तो बेटा नेक्स्ट आगे नोट करेंगे, कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता। जो कुचालक पदार्थ होते हैं, यह जो अर्धचालक जो कुचालक जो इंसुलेटर होते हैं, जो कुचालक पदार्थ होते हैं, इनकी लिखेंगे प्रतिरोधकता। इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10 का घात 12 से 10 का घात 12 से 10 का घात 18, मतलब 10 का पावर 12 से 10 का पावर 18 ओम मीटर।
ओम मीटर, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होती है इसका मात्रक ओम मीटर होता है। तो बेटा आगे नोट करेंगे कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है। तो यहां से लिखेंगे इनका प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको हम अल्फा जीरो या RTC भी कहते हैं। तो प्रतिरोध ताप गुणांक इनका होता है कैसा बेटा, ऋणात्मक होता है। मैंने बताया था, इसका टॉपिक हम आपको बता चुके हैं कि जो अर्धचालक, कुचालक और तरल पदार्थ जो होते हैं जैसे H2SO4 है, AgNO3 है, तो इनके सभी के प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होते हैं कि जिस कारण से जो प्रतिरोध ताप गुणांक अगर आपका अल्फा जीरो नेगेटिव होगा तो तापमान के बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होगा उनकी वैल्यू घट जाती है, तो जो पदार्थ कुचालक होते हैं उनमें धारा का चालन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बेटा, तो जिन पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है उनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध की वैल्यू घट जाती है और धारा का चालन उनमें प्रारंभ हो जाता है। याद रखना इस पॉइंट को, ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध उच्च होता है उनमें धारा का चालन नहीं होता है, ऐसे पदार्थ कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। आगे नोट करेंगे कुचालक पदार्थों का ऊर्जा बैंड, कुचालक पदार्थों का ऊर्जा बैंड हेडिंग डालेंगे, कुचालक पदार्थों का ऊर्जा बैंड, कुचालक पदार्थों का ऊर्जा बैंड। तो बेटा यहां पर ऊर्जा बैंड बनाएंगे और इसमें देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है। तो बेटा यहां से क्वेश्चन पूछ, ये चित्र जो है आपके यूपीपीसीएल जेईई के 2015 के पेपर में ये चित्र पूछा गया था, ये दिया गया था और पूछा गया था कि दिया गया ऊर्जा बैंड किसे प्रदर्शित करता है, चालक, कुचालक, मिश्र धातु या अर्धचालक, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर हम लिखेंगे कौन सा, चालन बैंड, यहां पर लिखेंगे संयोजी बैंड। यहां पर जो है ये एनर्जी गैप जो होगा ये बेटा यहां पर कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बहुत सारी बुकों में अलग अलग डिफरेंस दिया गया है, कहीं आपको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, कहीं आपको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, कहीं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, कहीं 5 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, कहीं आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। बेटा इसका जो एनर्जी गैप जो होता है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। तो एनर्जी गैप मतलब इन दोनों के बीच में, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जब इतना अंतराल होगा, तो यहां पर इन दोनों के बीच में जब इतना ज्यादा अंतराल होगा तो इस अंतराल के कारण ये दोनों के दोनों आपस में कौन से, चालन बैंड और संयोजी बैंड ओवरलैप नहीं हो पाते हैं, या हम कहेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन किससे, संयोजी बैंड से चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नहीं जा पाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे तो यहाँ धारा का चालन जो है, धारा का चालन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। ऐसे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गति नहीं कर पाते हैं, ऐसे आपके जो पदार्थ होते हैं वो कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनका एनर्जी बैंड गैप जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। तो बेटा कि जिन और जो आपके जो कुचालक पदार्थ हैं, कुचालक पदार्थों का नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आप डालेंगे, कुचालक पदार्थों का उपयोग, यूज, कुचालक पदार्थों का यूज, उपयोग डालेंगे और इसी पॉइंट के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उपयोग, जो कुचालक पदार्थ हैं इनका उपयोग जनरली माइका का उपयोग हम कहाँ करते हैं, माइका का उपयोग करते हैं। आपने कम्यूटेटर पढ़ा होगा, कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं कौन से, जो कॉपर सेगमेंट होते हैं, कॉपर सेगमेंट, सेगमेंट मतलब यहाँ पर पत्तियां होती हैं, कॉपर की पत्ती होती है, पत्तियां, तो कॉपर की पत्तियों के मध्य, कॉपर की पत्तियों को विद्युत रोधित करने के लिए हम माइका का उपयोग करते हैं। बेटा इसके बाद जो पीवीसी होता है इसके स्विच, इनके स्विच कामा केबल
और वाइंडिंग पाइप, इनको हम कह सकते हैं कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप वायरिंग करते हैं तो उनमें इन पाइप का यूज होता है, और ये पाइप सामान्यतः 10 फीट का एक पाइप के हिसाब से मार्केट में आता है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आपके और बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए माइका हो गया, पीवीसी हो गया, और इनका उपयोग जैसे रबर हो गया, रबर गैस्केट आदि बनाने के लिए हम रबर का उपयोग कर लेते हैं। बॉल वगैरह रबर के ही बनाए जाते हैं। और इसके बाद इंसुलेटर होता है कौन सा? पोर्सलिन। पोर्सलिन जो होता है इसके इंसुलेटर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, इंसुलेटर बनाए जाते हैं, जैसे पिन इंसुलेटर, रील इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर। ठीक है ना, डिस्क इंसुलेटर, स्प्लिट इंसुलेटर। तो बहुत सारे इंसुलेटर ये पोर्सलिन के बने होते हैं। इसके बाद होता है फेराइट। जो फेराइट होता है इसके भी बेटा इंसुलेटर भी बनाए जाते हैं, और फेराइट की कोर भी बनाई जाती है। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। बेटा हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही मेहनत से आज का वीडियो बनाया गया है, और आज के वीडियो से आपको कम से कम 2 नंबर और अधिक से अधिक 5 नंबर निश्चित तौर पर यूपीपीसीएल ही नहीं, किसी भी टेक्निकल की परीक्षा में बैठेंगे तो मिल जाएगा। बेटा थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।